जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज हम बीएड के पेपर 1 जो कि है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ है तो पेपर 1 में बाल अवस्था एवं उसका विकास पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसके लेसन 5 पे चर्चा करेंगे, जो कि है बच्चे अपने प्राकृतिक जराव में। ये लेसन 5 है। इससे पहले लेसन 4 तक हम लगभग 20 से 22 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, वहाँ से अपना देख के तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, पहला वीडियो में हम लेसन 5 का क्वेश्चन नंबर 1 बताए हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और विस्तार से इसका वर्णन किए हुए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों के विकास में खेलों को महत्व पर प्रकाश डालें। तो बालक के विकास में जो है खेल का क्या महत्व है, उस पे जो है प्रकाश डालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो समाजीकरण से क्या तात्पर्य है और समाजीकरण की परिभाषा दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। देखिए, क्वेश्चन है, बालकों के विकास में खेलों को महत्व पर प्रकाश डालें। तो बालक के विकास में जो है, विकास में खेल का क्या महत्व है, उस पे प्रकाश डालना है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बालकों के विकास में खेलों का निम्नलिखित महत्व है। देखिए, पहला महत्व है शारीरिक महत्व। खेल से जो है बालक में शारीरिक विकास होता है। तो किस तरह से होता है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, खेलने से बालक के शरीर की मांसपेशियां समुचित ढंग से विकसित और पुष्ट हो पुष्ट हो जाती है। खेलने से जो है बालक के जो है मांसपेशियां और जो है पुष्ट हो जाती है, मतलब एक तरह से उनका मजबूत होता है मांसपेशियां, जो भी समुचित ढंग से जो है एक तरह से विकसित होती है। और दूसरा देखते हैं कि शरीर ये दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट, शरीर में रक्त संचालन अच्छी प्रकार से होने लगता है और रक्त का शुद्धिकरण होने से अविकसित शरीर विकसित होकर पुष्ट हो जाता है। मतलब खेल से जो है शरीर में जो रक्त संचालन होता है, रक्त से शुद्धिकरण होता है, जो भी शरीर का भाग होता है जो अविकसित रहता है, वह जो है खेलने से जो है अच्छी हो जाता है। तीसरा है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। खेलने से जो है शरीर जो है स्वस्थ रहता है और स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। चौथा पॉइंट है, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न होती है खेलने से। आइए पांचवा पॉइंट देखते हैं। ये सब शारीरिक विकास में देख रहे हैं। खेल से बालक के शरीर के सभी अंगों का समान रूप से व्यायाम हो जाता है। बालक का स्वभाव चिड़चिड़ा और तनावपूर्ण नहीं होता है खेल क्रिया करने से। बालक में वातावरण से समायोजन की शक्ति आ जाती है। दौड़ने कूदने से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और स्फूर्ति के कारण कार्यों में गति तीव्र हो जाती है। मतलब खेल कूद से जो है जो भी आलसपन है वह जो है दूर हो जाता है। ठीक है, और कोई भी कार्य करने में जो है तीव्र हो जाता है, मगर जल्दी से होने लगता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा जो है खेल से क्या लाभ होता है, क्या महत्व है बालक को। दूसरा है खेलों का मानसिक महत्व। देखिए, मेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। देखिए, बच्चों का मानसिक विकास विभिन्न ज्ञानेंद्रिय अनुभवों से आरंभ होता है। खेलों के माध्यम से बालक, आइए आगे देखते हैं। देखिए, का मानसिक विकास भी होता है, जो उसके व्यक्तित्व का विकास में सहायक होता है। खेलों द्वारा बच्चा नवीन परिस्थितियों से परिचित होता है और संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, विचार आदि का मानसिक क्रियाओं का जो है अच्छी तरह से कार्य करना करना खेल द्वारा ही संभव होता है। मतलब खेल क्रिया से जो है एक संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, विचार आदि का जो है मानसिक क्रिया जो है अच्छी तरह से जो है कार्य करने लगता है। ये खेल से ही संभव है। देखिए, बच्चों में मानसिक संतुलन की सामर्थ्य आ जाती है। मतलब मानसिक संतुलन जो है खेल क्रिया करने से सामर्थ्य में आ जाती है, तथा उसकी रचनात्मक कल्पना का भी खेलों के माध्यम से विकास हो जाता है। मतलब जो भी कल्पना करने या कुछ नया सीखने जो है सीखना है, तो खेल क्रिया से इसको अधिक बढ़ावा मिलता है। देखिए, खेलों द्वारा भाषा का विकास भी द्रुत गति से होता है, मतलब जल्दी होता है।
भाषा सीखना। खेलों से तर्क एवं चिंतन शक्ति विकसित होती है। तीसरा है जिससे खेल क्रिया करने से विकास होता है बालक में, खेलों का संवेदात्मक महत्व। ठीक, देखिए इमोशनल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेज। देखिए खेलों द्वारा बालक का संवेदात्मक विकास भी होता है। बालक समुदाय और समाज में खेलने लगता है और इसके लिए दूसरे के प्रति सहयोग, सहानुभूति और सहनशीलता दिखानी पड़ती है। उत्साह द्वारा बालक में अनेक खेलों का प्रयोग कराया जाता है। मतलब उत्साह करने के लिए जो है बालक को अनेक प्रकार के खेल जो है खेल का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए खेलों द्वारा बच्चा दिवा स्वप्न देखना बंद कर देता है और वह प्रसन्न तथा आशावादी हो जाता है और वह संवेगों पर नियंत्रण रखना भी सीख जाता है। उसमें लज्जाशीलता, कायरता, चिड़चिड़ापन, लड़ाकू लड़ाकूपन जो होता है, मारपीट करने की प्रवृत्ति आदि दोष समाप्त हो जाते हैं। ये सब खेल क्रिया के द्वारा ही जो है बालक में ये सब दोष जो है दूर हो जाता है या समाप्त हो जाता है। यदि बालक खेल में रुचि लेता है तो संवेदात्मक खेल की अस्थिरता समाप्त हो जाती है। मतलब खेल क्रिया में यदि बालक अच्छी तरीके से भाग लेता है तो संवेदात्मक खेल की अस्थिरता जो होता है बालक में ये जो है समाप्त हो जाती है तथा वह दूसरे की भावनाओं तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखना सीख जाता है ये खेल क्रिया से। चौथा पॉइंट है खेलों का सामाजिक महत्व। खेल से जो है सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है बालक में। आइए कैसे उसको जानते हैं। देखिए आरंभ में शिशु के खेल व्यक्तिगत होते हैं। मतलब आरंभ में जो बच्चा है उसका जो खेल होता है वह खुद करता है, मगर जो बाद में सामाजिकता में बदल जाते हैं। आयु के विकास के साथ-साथ वह समूह में खेलना पसंद करता है। मतलब जैसे-जैसे आयु बढ़ता है तो बच्चा जो है एक समूह बनाकर खेल खेलना पसंद करता है। स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर चिंतन करने लगता है। मतलब कि स्वार्थ का जो बालक का जो स्वार्थ होता है उसको छोड़ के जो है एक ग्रुप में खेलना शुरू करता है जिससे सामाजिकता का प्रभाव दिखने मिलने लगता है या उसका विकास होता है। देखिए, वह बराबर की आयु वाले बच्चों के साथ संगठित रूप से खेलना आरंभ कर देता है। उसे ऊंच-नीच, गरीब-अमीर का कोई अंतर नहीं पड़ता है। खेल द्वारा वह अपने साथियों की भावनाओं और इच्छाओं का आदर करना सीखता है, अन्यथा उसे खेलने के साथी नहीं मिलते हैं। मतलब ये जो है ऊंच-नीच, गरीब-अमीर का जो अंतर है, वह नहीं करता है खेल क्रिया में और वो उनके अंदर जो है अपनी भावना और इच्छाओं का जो है दूसरे की इच्छा और भावनाओं का जो है वह बालक जो है आदर करता है। यदि वो आदर नहीं करता है तो उसको उसके साथ खेलने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं। इस प्रकार उसमें सामाजिकता की भावना का जन्म होता है। इससे नियम पालन, आज्ञा पालन, सहयोग, ईमानदारी, अनुशासन, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, परोपकारिता आदि गुणों का उसमें विकास होता है खेल क्रिया से तथा ऊंच-नीच, जाति-पाति एवं प्रजातीय संघर्षों की समाप्ति होती है खेल क्रिया करने से। देखिए आगे खेलों द्वारा दूसरे बच्चों से उसका संपर्क बढ़ता है। इस प्रकार मित्रता विकसित होती है जो धीरे-धीरे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना के रूप में विकसित होती है। परिवार में भी बालक जब अपने भाई-बहनों के साथ खेलता है तो परिवार में स्नेह, सौहार्द की भावना का विकास होता है और द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार बालक के व्यक्तित्व का उचित रूप से विकास होना संभव होता है। यह है खेलों से सामाजिक प्रभाव किस तरह से बालक में विकसित होता है। 5वां है खेलों द्वारा नैतिक विकास किस तरह से होता है, आइए उसको देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मोरल डेवलपमेंट बाय प्ले। देखिए खेलों द्वारा नैतिक गुणों का भी बालक में विकास होता है। वह खेलों में सत्यनिष्ठ, ईमानदार, आत्मसंयमी, साहसी, विनम्र, विजयी और सफल खिलाड़ी बनता है। वह सहनशीलता तथा आइए आगे देखते हैं। दूसरों के अधिकारों और वस्तुओं का आदर करने वाला बनता है। खेलों द्वारा बालक सहयोग की भावना सीखता है और नियमनिष्ठता की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे खेलते समय उसमें आत्मनियंत्रण एवं ईमानदारी, दया, नादारी, सच्चाई, निष्पक्षता और सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। ये सब खेल क्रिया के द्वारा ही बालक में विकसित होता है।
और हार जाने पर भी उससे उत्साहीन नहीं होता है तथा न ही उसमें द्वेष का भाव आता है। इस प्रकार खेलों द्वारा उसका नैतिक और चारित्रिक विकास अच्छी तरह से होता है बालक में। छठा पॉइंट है खेलों का शैक्षिक महत्व, मतलब खेल के द्वारा जो है एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो जानते हैं। देखिए, इसी में पहला पॉइंट है करके सीखने का महत्व। देखिए, यह खेल का ही महत्व है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में करके सीखने का सिद्धांत अपनाया जा रहा है। फलस्वरूप बच्चों को भी जो जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यवहारिक होता है, जिसे प्राप्त करके भविष्य में वे कुशल नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों और अधिकारों का सदुपयोग करते हैं। दूसरा है शिक्षा में खेल प्रणाली का महत्व। देखिए, शिक्षा में खेल का इतना अधिक महत्व हो गया है कि एक मनोवैज्ञानिक है फोल्डवेल कुक जो है, इसके अनुसार जो है, एक शिक्षा शास्त्री हैं ये, इसके अनुसार जो है, इसने कहा था कि खेल के बारे में नामक शिक्षा छात्री ने शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा में खेल प्रणाली का आविष्कार किया है। इस प्रणाली द्वारा शिक्षा में स्वतंत्रता, आनंददायकता, स्वाभाविकता आदि गुणों का समावेश किया जाता है, जिससे बालक ज्ञानार्जन में सुख तथा आनंद का अनुभव करते हैं। सर्वसी के भाटिया तथा वी डी भाटिया के शब्दों में जो है इन दोनों ने मिलकर कहा था एक शब्द, एक वाक्य खेल के बारे में। यह खेल की पद्धति है जिससे स्वतंत्र शासन में अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को जानने से शिक्षालय में सामाजिकता एवं नागरिकता की शिक्षा मिलती है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि खेल क्रिया से जो है शिक्षा में कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्व। देखिए, खेल ऐसी प्रवृत्ति है जो स्वतंत्रता, आनंददायकता, स्वाभाविकता, स्फूर्तिदायकता आदि गुणों से अर्जित जो है रहती है, मतलब अति रंजित रहती है। मतलब एक परिपूर्ण ये सब जो है खेल क्रिया में बना हुआ रहता है। परिमाणतः जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि खेल के समस्त गुणों का पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। लास्ट पॉइंट है अनुशासन संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्व। इस तरह से होता है खेल क्रिया से। देखिए, शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि वह बालकों में अनुशासन तथा विनय की भावना का विकास करे। वास्तव में बालक खेल द्वारा अपनी पाशविक मूल प्रवृत्तियों का शोधन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। खेल क्रिया में जिस तरह का नियम होता है उसका पालन करते हैं ताकि अदर क्षेत्र में भी यह दिखने मिलता है। देखिए, मार्ग प्रदर्शक की आज्ञा पालन का अभ्यास करते हैं, जिससे उनमें अनुशासन तथा विनय की भावना का विकास होता है। तो देख लीजिए खेल क्रिया से किस तरह से बालक में महत्व होता है, उनका क्या-क्या विकास होता है, वो देख लीजिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? समाजीकरण की परिभाषा दें। देखिए, समाजीकरण क्या होता है कि सामाजिक एक समाज में ढेर सारा व्यक्ति है। जब बालक वहाँ जाता है, ग्रुप में जाता है, तो अदर जो सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, उनकी भावना उसकी भावना अदर मित्र का भावना जो होता है, उसके अंदर जो भी होता है, उनका आदर करना जो है एक समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण की परिभाषा भी आप इसी तरीके से दे सकते हैं। आइए उसको विस्तार से जानते हैं कि आप इसे ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कैसे लिखिएगा, ठीक है? तो आइए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, जन्म के समय मानव सिर्फ़ एक प्राणशास्त्रीय इकाई होता है, मतलब जन्म के समय जो है बालक जो शिशु जन्म लेता है वो एक प्राणी के इकाई में जन्म लेता है, ठीक है? तथा सामाजिक व्यवहारों एवं संस्कृतियों से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। उस समय बच्चा केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्रम में वह समाज के संपर्क में आता है और यहीं से उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके पूर्व बच्चा न तो सामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अंतर्निहित क्षमताएं होती है, जिन्हें विकसित कर उसे सामाजिक प्राणी बनाया जा सकता है। समाज के संपर्क में आने के बाद ही वह मानवीय गुणों, सामाजिक गुणों एवं संस्कृति को सीखता है। जब समाज में पहुँचता है बच्चा, तो वहाँ से ही वह मानवीय गुणों, सामाजिक गुणों एवं संस्कृति को जो है सीखता है। देखिए आगे। सीखने की इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं।
समाज में जाके जो ये सब गुण सीखते हैं, इसी सीखने की प्रक्रिया को जो है समाजीकरण कहलाता है। सीखने की कोई उम्र निर्धारित नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में व्यक्ति हर कदम पर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन काल तक सतत चलती रहती है। इस संबंध में डी फेलियोर और डी एंटोनियो एवं डी फ्लेयर के विचार इस प्रकार हैं। तो समाजीकरण के जो है के बारे में इन तीनों का विचार जो है यह था कि समाजीकरण की प्रक्रिया कभी कभी जो है समाप्त नहीं होती है। सामाजिकता बदलती प्रत्याशाओं एवं मांगों के प्रति समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है। ये जो है इन तीनों का विचार था। देखिए, समाजीकरण एक जटिल अवधारणा है। समाजशास्त्र में समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से न सिर्फ परिचित, आइए आगे देखते हैं अब। देखिए, कराया जाता है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी किया जाता है। अर्थात समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ में बच्चों द्वारा की जाने वाली सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन मतलब होता है एडजस्टमेंट, समाज के साथ अपना सहयोग देना से है। तथा दूसरे अर्थ में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसने संस्कृति की सीख को महत्वपूर्ण माना है। इस संबंध में रोजेबर्ग एवं ट्यूनर का मानना है, इन दो जो है एक मनोवैज्ञानिक है, इनका मानना है समाजीकरण के बारे में का मानना है समाजीकरण का अभिप्राय समाज के अन्य व्यक्तियों की प्रत्याशाओं, दूसरे व्यक्तियों के विचारों, समाज के मूल्यों तथा मानदंडों के प्रति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन तथा अनुरूपता से है। एक मनोवैज्ञानिक है इनक्लेस, इनके अनुसार जो है समाजीकरण के बारे में इन्होंने क्या कहा है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, इनक्लेस तथा दूसरे समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास की अपेक्षा संस्कृति की सीख को अधिक महत्वपूर्ण माना है। एक मनोवैज्ञानिक है रोजेनबर्ग की तरह चैपलिन ने भी सामाजिक अनुकूलन को महत्वपूर्ण माना है। उन्हीं के शब्दों में किसी विशेष संस्कृति की प्रथाओं, आदतों, जनरीतियों तथा लोकाचारों को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। अर्थात जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाएं करता है, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन आता है या फिर व्यक्तित्व का परिमार्जन होता है, उसे उसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब दूसरे की भावनाओं को समझना, उसका आदर करना, ये ही एक तरह से जो है समाजीकरण कहलाता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। आइए, एक मनोवैज्ञानिक है बेकमैन, बेकमैन के कथानुसार जो समाजीकरण पे इन्होंने कहा है कि अन्य लोगों के तहत की जाने वाली अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया को ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जा सकता है। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया माना है, तो कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया माना है। परंतु कुछ समाजशास्त्रियों ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा में इन दोनों विचारों का समन्वय किया है, जो निम्नलिखित है। एक किम्बल यंग समाजशास्त्री है, इनके अनुसार जो है ये इन्होंने दोनों दोनों चीज़ों को माना है, यानी कि सामाजिक अनुकूलन और सामाजिक व्यक्तित्व के विकास को जो है दोनों को समाजीकरण माना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किम्बाल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा उसे समाज समाज के मूल्यों और आदर्श आदर्श नियमों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। एक समाजशास्त्री थे गिलीन के अनुसार समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्य विधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहनशक्ति की भावना विकसित करता है।
एक समाजशास्त्री थे N.W. ग्रीन के कथानुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, फीचर के अनुसार समाजशास्त्री थे फीचर, इसके अनुसार जो है समाजीकरण एक व्यक्ति और अनेक दूसरे व्यक्तियों के बीच पारंपरिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है तथा उनसे अनुकूलन करना सीखता है। मतलब कि समाज में जो प्रक्रिया है, जो भी नियम कानून है, उसके व्यवहारों को जो है स्वीकार करता है बालक और उसी के अनुसार जो है काम करता है। समाजशास्त्री थे जोन्स तथा गेराल्ड ने भी समाजीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति उन मूल्यों, विश्वासों तथा व्यवहार के तरीकों को आत्मसात करने का प्रयत्न करता है जो उसके समूह में प्रचलित होते हैं। मतलब जो चला चला आ रहा है समाज में, उसी को अनुकूलन करके, उसी को सीख के वह अपने आप को समाज में ढालने का प्रयास करता है। ये जो है जोन्स तथा गेराल्ड समाजशास्त्री, इनका कहना था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। मतलब समाज में जो भी नियम कानून है, उनके अनुसार से वह समाज से सीख के उसी के अनुरूप जो है आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। समाजशास्त्री ब्रूम तथा सेलजनिक ने समाजीकरण की अवधारणा को इस प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि समाजीकरण में 3 पक्ष पाए जाते हैं। इन दोनों का मानना था कि समाजीकरण में जो है 3 पक्ष पाए जाते हैं। पहला है सावयव या जीव रचना, दूसरा है व्यक्ति और तीसरा है समाज। देखिए, सावयव क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए, सावयव व्यक्ति में वह क्षमता है जो दूसरे जो उसे दूसरों के व्यवहार को सिखाता है। मतलब कि दूसरे के व्यवहार को जो सिखाता है, वह सावयव या जीव रचना होता है। देखिए, तथा व्यक्ति में अभिव्यक्ति की क्षमताएं लाता है। व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य आधार है। इसी के द्वारा व्यक्ति में आत्म का विकास होता है और तत्पश्चात समाजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। समाज ही वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अंतःक्रियाएं करके अपने आत्म का विकास करता है। तो 2 क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग का होता चला जाएगा। तो आने वाले आपका एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, तो आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चन का तैयारी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए, बाल अवस्था से रिलेटेड हम लगभग आपको 30 क्वेश्चन बताएँगे और तीसों क्वेश्चन का वीडियो आप देख के जाते हैं, तो इसी तीसों क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अभी तक जो नहीं देखे हैं बाल अवस्था एवं उसका विकास से रिलेटेड वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको 2 क्वेश्चन और बताएँगे जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेंडर भूमिका से क्या तात्पर्य है? जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक और विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन जो है आने वाले वीडियो में आपको हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।